हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। आज की क्लास में हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट का। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आपको मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता ये है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, इसका जो मेन फीचर होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। इसका जो मेन फीचर ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के प्रति। ठीक है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया में हमें लेजिस्लेचर मिलता है और लेजिस्लेचर है यहाँ पर बायकैमरल। आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि यहाँ बायकैमरल सिस्टम है। बायकैमरल मीन्स होता है 2 हाउसेस हो जहाँ पार्लियामेंट में, और जहाँ 1 हाउस होता है उसको हम यूनिकैमरल बोलते हैं। ओके, बायकैमरल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, इसके साथ ही अगर पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, ये पार्लियामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पार्लियामेंट में हम प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो यहाँ ये प्रोसीजर है कि अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। इंडिया में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव हमें देखने के लिए मिलते हैं, नॉमिनल एंड रियल हेड। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव हेड की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर नॉमिनल एंड रियल हेड, ये 2 तरह के हेड हमें देखने के लिए मिलते हैं। नॉमिनल का मतलब है यहाँ पर प्रेसिडेंट से, एंड रियल इज पीएम। ओके, तो हमारी इंडिया में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक ही हेड आपको देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हमने ब्रिटेन से बोरो किया था। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और 2 तरह के हेड हैं वहाँ पर भी। वहाँ क्राउन यानी जो महारानी हैं वो नॉमिनल हेड हैं और जो पीएम हैं वो रियल हेड हैं। ओके, इसी तरह से इंडिया में भी 2 तरह के हमें एग्जीक्यूटिव हेड देखने के लिए मिलते हैं, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल इज प्रेसिडेंट एंड रियल इज पीएम। ओके, अब एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जहाँ पर ये दोनों ही सिस्टम मिलते हैं, यानी कि इसको हम क्वासी प्रेसिडेंशियल भी बोलते हैं। और ये क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो फ्रांस में है। फ्रांस में आपको प्रेसिडेंट भी देखने के लिए मिलेंगे और पीएम भी देखने के लिए मिलेंगे, और वहाँ पर क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पार्लियामेंट यानी पीएम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि प्रेसिडेंट है। गॉट इट। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पीएम है इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, इसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर होंगे वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। क्लियर। तो अब थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में और इसका मेन फीचर मैंने अभी आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लोअर सदन यानी लोअर हाउस के प्रति, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के प्रति। ये जो सिस्टम है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में भी यही होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के आने के बाद वहाँ पर भी जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा, यानी कि वहाँ पर इसको हम कॉमन्स सभा, कॉमन्स असेंबली बोलते हैं, उसके प्रति वो रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो काफ़ी तरह से ये लोग एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी करते हैं। इसको हम इसके लिए स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया में ये बाउंड होते हैं काम करने के लिए विद द सजेशन ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा आप देखेंगे आर्टिकल 74 में, जो कि ये कहता है कि एक पीएम होगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और जो राष्ट्रपति हैं वो इनके सजेशन से काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जुडिशरी के बारे में। इंडिया में जुडिशरी का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं थोड़ा सा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
है ना। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस वक्त 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक एपेक्स कोड बनाया गया था। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 का एक्ट आया और इसके थ्रू 1937 में एक फेडरल कोड बनाया गया। ठीक है, अब ये फेडरल कोड जो है ये हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चलता रहा, यानी 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करती गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हुआ 2 years 11 months and 18 days में। देन हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हो गया पूरी तरह से। हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया अपने सभी आर्टिकल्स के साथ। इसके 2 दिन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 को हमारा जो अभी हम एट प्रेजेंट्स अपना सुप्रीम कोर्ट देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब हम अपने इस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जो हम अभी देखते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का मतलब होता है कि एक हायरार्की सिस्टम है जो ऊपर से लेकर नीचे तक के कोर्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं वो सभी ऊपर से जाएंगे और हाई कोर्ट होते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, देन हाई कोर्ट और देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये 3 जो सिस्टम है 3 टायर सिस्टम आप इसको बोल सकते हैं पंचायती राज की तरह। तो हमारे जुडिशरी के इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये वाला हायरार्की सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट हमें सेंटर लेवल पर देखने के लिए मिलता है, यानी पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, एक ही हाई अथॉरिटी होगी जुडिशरी में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हाई कोर्ट्स होते हैं, हर स्टेट में आपको हाई कोर्ट मिलेगा। देन इसके बाद इनके साथ ही जॉइंट जो कोर्ट्स होते हैं इनका भी प्रोविज़न है। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, लोकल लेवल पर आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी मिलते हैं। देन आर्टिकल 124 में जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हमें मिलता है। 124A में हम NJAC के बारे में बात करते हैं, 124A ऐड किया गया था। इसी आर्टिकल में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि जितने भी एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे या फिर एडॉक बेसिस पर इनके अपॉइंटमेंट होंगे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन माना जाता है फंडामेंटल राइट्स का, जो भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गार्जियन माना जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ हम देखते हैं कि इसके पास वो सारे राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू जैसा राइट है, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको PN भगवती लेकर आए थे, PIL जैसी चीज़ें जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और हमारी जो लिबर्टी है वो भी बरकरार रहती है। इसके लिए क्या प्रोविज़न है, किस आर्टिकल में है? अगर किसी भी पर्सन को रिट लगाना है तो रिट लगाने के लिए 2 तरह से वो 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पर रिट का प्रोविज़न है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लगाते हैं तो अंडर द आर्टिकल 32 एंड अगर हाई कोर्ट्स में रिट लगाते हैं तो अंडर द आर्टिकल 226। ओके, और अगर इनकी जुरिस्डिक्शन या इनके पावर्स की बात करें तो हाई कोर्ट्स के पास इससे रिलेटेड ज़्यादा पावर्स हैं, यानी हाई कोर्ट्स इसके मामले में ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा पावर्स रखता है कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो यहाँ ये थोड़ा सा डिस्कस हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम कि ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। हमारी इंडिया में लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, उसको इंटरप्रिएट करने का काम जुडिशरी का होता है। लेजिस्लेचर जो भी लॉज बनाएगा, ठीक है, ये लॉज इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के वर्क के बाद जो काम होता है वो जुडिशरी का होता है। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है
या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, या फिर इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो फिर जुडिशरी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ये जुडिशरी के पास राइट है। जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है, और इस राइट में होता यही है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उससे इनकंसिस्टेंट है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इस तरह की जो पावर्स हैं वो यहाँ हम देखते हैं जुडिशरी के पास। अमेरिका से हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। अमेरिका से यहाँ पर हमने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है। अमेरिका से हमने यहाँ पर जुडिशरी का जो पावर्स हैं उनको एक्सेप्ट किया है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़्म, इसके साथ ही PIL जैसी चीज़ें भी हमने अमेरिका से ली हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारे जो राइट्स हैं और लिबर्टी है इनको प्रोटेक्ट करती हैं। सो इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि एक इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको ये तीनों ही ऑर्गेन्स इंडियन गवर्नमेंट के मिलकर करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर वो सारे लॉज बनाता है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, हमारे लिए रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूटिव उन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा किसी भी प्लानिंग का, किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का, तब तक वो चीज़ आप कह सकते हैं धरातल पर नहीं आती है, ठीक है। देन जुडिशरी है, इसके बारे में तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि जुडिशरी एक गार्जियन की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करती है। तो ये जो बात की हमने, ये सेंट्रल लेवल पर बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की। हम थोड़ा स्टेट्स की भी बात कर लेते हैं। स्टेट्स में क्या होता है, हम लेजिस्लेचर की सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें स्टेट में एक जिसको बोल सकते हैं, स्टेट में भी पार्लियामेंट होता है, और यहाँ पर भी हमें दो तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज आपको हर स्टेट में मिलेंगी, इसके साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो सभी स्टेट्स में नहीं हैं, वो ओनली 6 स्टेट्स में हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपको बेसिकली 6 स्टेट्स में देखने के लिए मिलती हैं। आप देखेंगे कि तेलंगाना, इसको हम फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं, तेलंगाना, ठीक है, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर से आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये इस तरह का जो सिस्टम है ना, स्ट्रक्चर, ये स्टेट्स का होता है, ओके। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की, ओके। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो स्टेट में क्या होता है, एक गवर्नर होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। देन इसके साथ ही हम यहाँ पर एक CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखते हैं। अब वही सिस्टम है जैसा कि हमने सेंटर में देखा कि प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड PM इज़ अ रियल हेड। तो वही सिचुएशन यहाँ स्टेट में भी है, गवर्नर इज़ अ नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड CM इज़ अ रियल हेड, और CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो ये वाला सिस्टम है, ये एग्जीक्यूटिव का हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो हर स्टेट में आपको यहाँ पर हाई कोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, इसको हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो हर स्टेट में आपको यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं वो मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में लोकल गवर्नमेंट भी होता है। तो लोकल गवर्नमेंट को हम यहाँ सबसे लास्ट में रखते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में भी हमें 3 टायर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राम सभा की, देन पंचायत समिति, पंचायत कमेटी भी आप इसको बोल सकते हैं, और देन इसके बाद होता है जिला परिषद,
अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी 3 टायर सिस्टम है। इसमें आप देखते हैं कि एक तो नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया और नगर निगम भी हो गया। तो इस तरह से इसमें भी 3 टायर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। आज हमने इंडियन गवर्नमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय।